हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। हम लोग लास्ट क्लास में जो बेटा डिस्कस कर रहे थे वो किस पे डिस्कस कर रहे थे कि गैप्स पे। गैप्स को मैंने बताया था, गैप्स जो होता है वो क्या होते हैं कि एक प्रिंसिपल जो होता है हमारे यहाँ पे, प्रिंसिपल मीन्स जो इम्पोर्स बाय लॉ। और प्रिंसिपल कैसे आते हैं? जो हमारे पास कंसेप्ट और कन्वेंशन होते हैं, उन दोनों के ग्रुप को हम लोग किसके नाम जानते हैं? प्रिंसिपल के नाम जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो एजेंशन था। एजेंशन क्या होता है? जो रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग होते हैं, जो एज्यूम बेसिस पे लिए गए होते हैं, जो इंडिविजुअली किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने लास्ट में बताया था। मैंने आपसे वहां पे प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं आगे एक एक चीजों को डिफाइन करूंगा। मैंने बताया था कि आपको एजेंशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और साथ ही साथ हम लोग एज वेल एज डिस्कस द कन्वेंशन की बात करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि अकाउंटिंग एजेंशन और कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये भी मैंने बताया था कि एजेंशन और कॉन्सेप्ट के बीच में क्या। सबसे पहले प्रॉब्लम के बाद थिंकिंग के बाद हम लोग एज्यूम करते थे, चीजों को सॉल्व करेंगे। मीन्स कि जो ऑपरेटर होते हैं किसी भी अकाउंटिंग या किसी बिजनेस एंटिटी के फर्म्स के, उनके द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट टाइम इनिशिएट लिया जाता है उसी को हम लोग इसके नाम जानते हैं बेटा, एजेंशन के नाम जानते हैं। उसी में से जो बेस्ट एजेंशन निकल के आता है उसको सारे लोग धीरे धीरे एप्लीकेबल हो जाता है, सारे लोग धीरे धीरे उस चीज को मानने लगते हैं। तो ये मेरा क्या होता है? कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बेटा अकाउंटिंग एजेंशन और कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम चीजें कॉन्सेप्ट होने से पहले क्या रही होगी? एजेंशन रहा होगा, तभी वो क्या बनता है? मेक और कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट के बाद ही वो चीजें क्या बनती है? प्रिंसिपल। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। तो हमारा जो एजेंशन और कॉन्सेप्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशन कॉन्सेप्ट, दूसरा जनरल एजेंशन। फंडामेंटल का मतलब समझते बेसिस ऑफ द रूल ऑफ अकाउंटिंग, कि जो बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग जो की जाती है। मैंने बात किया फंडामेंटल मतलब बेस। फंडामेंटल क्या था? बेस ऑफ द अकाउंटिंग मीन्स फंडामेंटल ऑफ द रूल ऑफ द अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग बोलते हैं हम लोग। तो जो रूल ऑफ द अकाउंटिंग है, किसी चीज को रिकॉर्ड करने के जो रूल टेक्निक तरीके होते हैं, उसी चीज को हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो फंडामेंटल जो एजेंशन ऑफ अकाउंटिंग है वो कितने होते हैं बेटा? ओनली 3 होते हैं। हम लोग डिस्कस अबाउट द फर्स्ट की बात करते हैं। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न एजेंशन? कि गोइंग कंसर्न एजेंशन का मतलब, इसके नाम से ही आप लोग जस्ट लाइक इमेजिनरी कर रहे होंगे कि गोइंग मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। गोइंग का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस्ड होता रहेगा। और कंसर्न मीन्स क्या होता है? बिजनेस। गोइंग मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंसर्न मीन्स क्या होता है? कोई न कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस कंटिन्यूअस रन करता रहेगा। वैसा एजेंशन लेके हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न एजेंशन। इसका मतलब हुआ दैट इज एज अ कंटिन्यूअस ऑपरेशन फॉर द फॉरसीएबल पीरियड या फ्यूचर टाइम तक। मीन फॉरसीएबल यहाँ पे बोल सकते हो, अनसीएबल इसको बोल सकते हो। तो क्या कहते हैं? वो ऐसा कोई फ्यूचर जहां तक मैं सोच नहीं सकता, जहां तक मैं थिंकिंग नहीं जा सकती, उस सन तक, उस ईयर तक मेरा बिजनेस क्या होगा? ऑपरेट करता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ये मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, मैंने ये स्टार्ट करके सोच के किया कि ये बिजनेस जो कोचिंग है ये मैं चलाऊंगा, मेरे बेटे चलाएंगे, उसके बेटे ऐसे मेरा ये बिजनेस क्या होगा? कंटिन्यूअस फॉरसीएबल फ्यूचर, जो अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर टाइम है वहां तक मेरा बिजनेस क्या करे? पर्टिकुलर रन करता रहे। उसी को ये कौन बोलता है? गोइंग कंसर्न एजेंशन बताता है। दूसरी चीजें बताता है, देयर इज नो इंटेंशन टू द क्लोज, मिलता है ना, क्लोज द बिजनेस या स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। मैं ऐसा भी नहीं, कोई मेरा इंटेंशन ही नहीं कि बिजनेस को बंद करूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी सोच के चलता हूं कि स्केल डाउन द ऑपरेशन, मैं उसके बिजनेस के ऑपरेशन एक्टिविटीज को भी सिग्निफिकेंटली जस्ट उसको किसी की वजह से हम लोग बंद भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा यहीं से पूछता है, एक यहाँ से पूछता है और एक आपसे क्वेश्चन वर्ड में यहाँ पूछा जाता है। चाहे आप सीए में जाओ, सीपीटी जाओ, सीएस में जाओ, फाउंडेशन में जाओ, किसी कंपटीशन एग्जाम में जाओ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से इंपॉर्टेंस है। आपको लगता होगा थ्योरी मीन्स कुछ नहीं, और यही थ्योरी, यही रिकॉर्डिंग ही आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी। थ्योरी के बगैर जो बच्चा डायरेक्ट छोड़ के क्लास 11 से, काफी लोगों के बाई माइंड में भी दिमाग में ये बैठा है कि छोड़ो थ्योरी तो ही है, सब थ्योरी पढ़ा रहे, कोई बात नहीं बेटा।
मैं ये आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप बेटा पास भी नहीं हो पाओगे अगर अच्छे ढंग से एग्जाम हो जाए। क्लास 9 के अच्छे ढंग से एग्जाम दिए जाते हैं तो आप पास भी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बेस पे आपको यही चीजें ये सीपीडी हर जगह हर लेवल पे पढ़ना है, तो बुक वहां भी यही रहती है, कोई बुक दूसरी नहीं होती है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इस एजेंशन ने क्या बताया, दो चीजें। पहले मेरी बिजनेस जो कंसर्न है वो कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग पीरियड तक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। कौन सा लॉन्ग पीरियड, फ्यूचर अनस्टेबल टाइम तक। दूसरा इसने बताया कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं होगा मेरे बिजनेस को ब्रेक डाउन करने का, बंद करने का, तुरंत कोई भी इंटेंशन नहीं होगा। तीसरा इसने बताया कि ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, डिक्टेंशन करता है। डिक्टेंशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, चीजों को क्या करता है, बांटता है, क्लासिफाइड करता है, इज मेड बनाता है, किसमें, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर का मतलब आप लोगों ने जानते थे, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जब आप एक्सपेंस करते हो, अपने पास से क्या करते हो, पैसे को खर्च करते हो, जब भी पे आउट करते हो, तो उस कंडीशंस में आपके पास क्या होता है कि कोई ना कोई थिंग्स आप परचेज करके ले आते हो अपने पास से, कंसर्न से, बिजनेस से। जब चीजें आप क्या करते हो, कोई भी एसेट्स या कोई भी लाइबिलिटीज जब आप क्या करते हो, परचेज करके ले आते हो। कोई एसेट्स बात करो, अगर आपने एसेट से परचेज किया, और कैपिटल नेचर, और हम लोग बात करते हैं, यही बात कर लेते हैं बेटा। कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मतलब यहां बोल सकते हो परचेज ऑफ एनी एसेट्स, परचेज ऑफ एनी एसेट्स बट बेनिफिट रिसीव मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नोन एज, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम जानते हैं। मीन्स इसको ये डिक्टेंशन जो किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट मिलता है विद इन द अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जैसे मैंने ये मार्कर परचेज किया, ये मैंने क्या बेटा, मार्कर परचेज किया, इसका बेनिफिट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर तक इसको मैं यूज कर सकता हूँ, इसमें चेंजिंग करके। लेकिन एक समय के बाद ये सारी एकदम खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, बार बार यूज करते करते इस पर ग्रिपिंग नहीं बन पाएगी बेटा। इसका बेनिफिट मुझे कितना ईयर लगेगा, 1 ईयर। चीजें एक्सपेंस की एसेट्स के मूड में। दूसरा मैंने ये बोर्ड यूज किया, ये बोर्ड का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, 2, 3, 4, आज मैं 3 ईयर से यूज कर रहा हूँ, 2 एंड आज 3rd ईयर मेरा स्टार्ट हो गया बेटा, लेकिन अभी भी ये बोर्ड मेरा चल रहा है। तो ये क्या हुआ, आपकी स्कूल के डेस्क जो है वो क्या हो गए, ईयरली वाइज में। तो स्कूल के एक्सपेंसेस जो होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का लाएगा। और अदरवाइज आप अगर बात किया जाए, हम लोग अलग थिंग की बात किया जाए, आपके स्कूल के बोर्ड देख लो, फैन देख लो, ये सब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट एवरी डे जो आपके लिए वाटर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, उस पर भी स्कूल के एक्सपेंसेस होते हैं, वह सारे आपके क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इसने ये कहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिक्टेंशन करता है, किसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिक्टेंशन करता है, जिसमें डिक्लासिफाइड करता है ये कॉन्सेप्ट। और ये क्या करता है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे। ये क्या करता है, वैल्यूएशन मतलब कि जो भी एसेट्स होगा, क्या होगा, एसेट्स, और जो भी लायबिलिटी, एसेट्स मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगा, किसकी, बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी, उसको ये बोलता है हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। चाहे प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हिस्ट्रिकल कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्रिकल कॉस्ट। हिस्ट्रिकल कॉस्ट हम लोग बेटा बोलते हैं परचेजिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज हिस्ट्रिकल कॉस्ट। हिस्ट्रिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस से आपका बिल बना, रसीद बनी, रिसिप्ट बना, जिस प्राइस पे आप चीजें परचेज करके ले आते हो, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, हिस्ट्रिकल कॉस्ट। सपोज करो ये बोर्ड मैंने जब परचेज किया था, परचेज के टाइम इस बोर्ड की प्राइस कितनी थी बेटा, मान लेते हैं 1000। तो और आज इसकी प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज होके इसकी क्या हो गई, प्राइस डिक्रीज होके आज की प्राइस हो सकता है 300। ये जो मैंने माइक लिया बेटा, ये जो मेरी माइक है, इस माइक को जब मैंने परचेज किया था उस समय इसकी माइक की प्राइस क्या थी, 1500, और आज ये माइक की प्राइस हो सकता है 300 हो। ये नहीं डिपेंड करता इन द मार्केट में। बट हिस्ट्रिकल कॉस्ट का मतलब परचेजिंग प्राइस जो होती है हमारी, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, हिस्ट्रिकल कॉस्ट के नाम जानते हैं। बात समझ में आएगी कि हम लोग जो एसेट्स होते हैं उसको हम लोग हिस्ट्रिकल कॉस्ट में दिखाते हैं, और किसको साथ साथ लाइबिलिटीज का मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स मेरा ऑब्लिगेशन जो मुझे एक सर्टेन टाइम के अंदर क्या होता है, पे ऑफ करना पड़ता है। और हम लोग एसेट्स को अच्छा हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे क्यों दिखाते हैं, सब इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, कि उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो वही हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मेरा क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा क्या करता है, एसेट्स होता है। और सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा क्या कहलाता है,
बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके लिए क्या होता है, जनरली एक्सपेंस होता है। 1 ईयर के अंदर इसको आपने इसका बेनिफिट ले लिया, ये आपका एक्सपेंस। मोर देन 1 ईयर लोगे दैट इज नोन एज एसेट्स। सिंपल सी बात है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर नोन एज एसेट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब हमारा बेटा पॉइंट आता है कि हम लोग एसेट्स में डेप्रिसिएटिव वैल्यू करते रहेंगे और आज तक उसकी वैल्यू को और डेप्रिसिएशन को क्यों करते हैं, वियर एंड टियर, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, डैमेज ऑफ द गुड्स, इन सब रीजन से हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। तो ये मेरा बेटा क्या था, वही कंसर्न एजम्पशन। 3 का एजम्पशन में मिलता है। दूसरा एजम्पशन आता है, नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब कि ये बोल रहा है, कंसिस्टेंट मतलब एक स्टेबल की बात कर रहा है, फिक्स्ड की बात कर रहा है कि अगर व्हेन एनी रूल एंड एनी रेगुलेशंस इज अप्लीकेबल इन द इंटरप्राइजेस कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर, उसी रूल को हमको क्या करना होता है, फॉलो करना पड़ता है। उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इट एज्यूम अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, रूल होगा, रेगुलेशंस होगा, आर फॉलोड कंटिन्यूअस, यहाँ कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, यहाँ हो सकता है ईयर आफ्टर ईयर या 1 अकाउंटिंग ईयर टू अनदर अकाउंटिंग ईयर तक हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फॉलो करते रहते हैं। दिस एड वर्च्यू ऑफ द कंपेरेबिलिटी ऑफ डाटा। इससे क्या होता है बेटा कि जब आप एक ही रूल, एक ही पॉलिसी, आप एक ही रेगुलेशन को कंटिन्यूअस फॉलो करते रहोगे तो इसका बेनिफिट, इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपका डाटा जो होगा ईयर बाय ईयर कंपेरेबिलिटी होगा, वो अंडरस्टेबिलिटी होगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो लास्ट ईयर से इस ईयर तक में कि किस तरीके से चेंजेस आए, उन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, उसमें बता सकते हो, उसमें पॉइंट आउट कर सकते हो डाटा को। नेक्स्ट होता है, इट इज अ फॉलोड ऑन हॉरिजेंटल बेसिस। ये क्या करता है बेटा, ये फॉलो कैसा, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब ईयर टू ईयर, ये रूल को और पॉलिसी को, रेगुलेशंस को ईयर टू ईयर फॉलो करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जिसमें हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करते हैं, तो उसमें हमारा एक पॉइंट है लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है बेटा, हम लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि हम अपने बिजनेस में जितने भी स्टॉक आते हैं, सपोज करो ये पेन क्या है, ये मार्कर हम लोग के पास है, हम लोग का पेन ना होगा, ये मार्कर है। मार्कर में बेटा आप लोग इतना जानते हो कि इसमें क्या पड़े होते हैं, इंक। सर ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड तक इसको रखोगे तो इसमें के मार्कर के जो अंदर के इंक होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ड्राई पड़ जाएंगे, सारे ड्राई पड़ जाएंगे, तो वो मार्केट में नहीं सेल आउट हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, या पेन ले आओ या मार्कर, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये रूल अप्लीकेबल कर देंगे। ये हमारे पास जो हमने होल्ड रखा अनसोल्ड गुड्स, दैट इज नोन एज स्टॉक, हम लोग उसी को कहते हैं, या उसी का इंटरनेम क्या, इन्वेंट्री, आप लोग जानते हो। हम लोग अब कैसे अपने स्टॉक को सोल्ड आउट करेंगे, इसके पीछे का डिसीजन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम लोग क्या कर सकते हैं, या एक तरीके से इसको बोल सकते हो लीफो। अब हमारे मार्कर के कंडीशन में हम लोग कौन सा रूल को अप्लीकेबल करेंगे, फीफो। कौन सा अप्लीकेबल करेंगे बेटा, फीफो की बात करते हैं। फीफो कहने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहली बार हमारे, जैसे हमारी बिजनेस फर्म था, पहले बार एक बार में 10 मार्कर आया, फिर सेकेंड टाइम हमारे पास कितना आया बेटा, जो मार्कर आया 20, थर्ड टाइम हमारे पास कितना आया 25, देखो दिया। अब जब कस्टमर आएगा, मान लो कोई कस्टमर आएगा, सर हमको 5 मार्कर दे दीजिए। अब देखो यहाँ एरो बाहर जा रहा है, सेल किया जा रहा है 5 मार्कर, तो ये हमारा जो हुआ बेटा 4th ट्रांजेक्शन मेरा हुआ 5 मार्कर का सेल करने का, हमारा सेल हुआ। तो अब हम लोग किस लॉट को उठाएंगे, इसमें से बेचेंगे पेन को, इसमें से बेचेंगे या इसमें से। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग फर्स्ट स्टेप जो रहता है वहां से गुड्स को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि सबसे पुराना जो स्टॉक होगा उसको पहले कोशिश करते हैं सोल्ड आउट कर दे और नया को क्या करे, अभी रोक के रखे। ये सिंपल बात है। तो हम लोग हर समय पेन की कंडीशंस में जो रूल्स को अप्लीकेबल करेंगे, जो पॉलिसी को अप्लीकेबल करेंगे, वो क्या कहलाएगा मेरा, फीफो। इसलिए मैंने कहा फर्स्ट इन, मेरे बिजनेस में फर्स्ट आया और फर्स्ट आउट, इसलिए ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का फुल फॉर्म होगा। ऐसे ही हमारी ये बिजनेस है, इसमें मैंने एक मशीन लिया है, क्या लिया बेटा, एक मशीन की वैल्यू कितनी बेटा, 10 लाख। कितनी बेटा, ये हमारा 10 लाख। अब ये जानते हो कि ये 10 लाख वैल्यू है, और मैं जान रहा हूं ये मशीन की वैल्यू एवरी ईयर क्या हो रही है, कुछ न कुछ डेप्रिसिएट हो रही है।
डेप्रिसिएट का मतलब समझते हो आप लोग, मैंने बताया था चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस वियरिंग एंड टियर एंड डैमेज, इन सब की वजह से हमारी मशीन की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। तो कितना परसेंट हम लोग मशीन की वैल्यू को डाउन करें कि इन केस जब मशीन मेरा क्या हो जाए, बेकार पड़ जाए, उस समय मेरे पास इतना पैसा उसी मशीन से कमा के मैं रख लूं कि मैं फ्यूचर्स में उसको क्या कर सकता हूं, फिर से एक नई मशीन को उसकी पैसे से खरीद सकता हूं। ऐसे ही हुआ, जैसे आज एक बाइक लिए, एक कार लिए, कार को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कार को लोग बिजनेस यूज कर रहे हैं तो कार से कोई ना कोई इनकम आ रहा होगा ना, उस इनकम से उस कार की वैल्यू निकालते जाए। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, फॉलो करते हैं कि एवरी ईयर हम लोग बात करें 10 लाख का, तो एवरी ईयर हम लोग कितना विड्रॉ कर लें, 1 लाख। 1 लाख हम लोग क्या करें, निकालते चले जाएंगे बिजनेस से। और एवरी ईयर तो 10 ईयर तक अगर मेरे कार की क्या है, एस्टिमेटेड लाइफ है, क्या है एस्टिमेटेड लाइफ कितना बेटा, 10 ईयर। तो आफ्टर 10 ईयर हो या आफ्टर 4th ईयर, जब भी हम लोग कार को सेल करेंगे तो हमारी कार की वैल्यू एवरी ईयर 1 लाख क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। मैं माना 1 ईयर बीता 9 लाख की आज कार, और 1 ईयर बीता मेरी कार की 8 लाख, फिर ऐसे ऐसे बीतते 10 साल के बाद मेरी कार की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 10 साल के बाद मैं भी तो उससे इनकम करके 1 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, तो 10 साल बाद मेरे पास पैसा कितना हो जाएगा बेटा, 10 लाख हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा ऐसे, अब पता चला किसी साल मैं 10% माइनस करूं, किसी साल 15%, किसी साल 20%, किसी साल 1% नहीं निकालेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे। तो इसका क्या होगा इम्पैक्ट, मेरे यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे बिजनेस के, वो क्या करें, फ्लक्चुएट करेंगे। किसी साल, जिस साल आप डेप्रिसिएट नहीं करोगे उस साल ज्यादा प्रॉफिट, जिस साल ज्यादा डेप्रिसिएट करोगे उस साल ज्यादा लॉस तो करेगा। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे बिजनेस का जो डाटा होगा ना वो कंपेरेबल नहीं होगा, एक ईयर का दूसरे ईयर से कंपेरिजन नहीं कर सकते। इसलिए मुझे एक ही रूल को फॉलो करना है। सपोज फॉर जस्ट लाइक SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन की और एक वैल्यू मेथड होता है, इसको होता है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये सारी चीजें हम लोग की होती है। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। अगर देखो ये पॉलिसी सर आपने कहा एक बार फॉलो कर ली, तो पॉलिसी को चेंज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ICI, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, हमारे यहाँ गवर्नमेंट कर दे, अकॉर्डिंग टू एक्ट, एक्ट कहे तो चेंज करेंगे, गवर्नमेंट कहेगी तो चेंज करेंगे, या पॉलिसी जो चेंज कर रहे हैं मोर बेनिफिशियल टू द पब्लिक, किसके लिए होनी चाहिए, पब्लिक के लिए, वो अब मोर बेनिफिशियल होनी चाहिए। इन 3 कंडीशंस में हम लोग चेंज करें, जब भी चेंज करेंगे हमको उसके बारे में रूल रेगुलेशन फैक्ट नीचे लिखने पड़ते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अपनी पॉइंट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो मेरे ऊपर भी फाइन चार्ज किए जाते हैं, पेनाल्टी वगैरह लगाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटा आता है एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी रेवेन्यू या कॉस्ट एक्रूड हो जाए, एक्रूड का मतलब डे टू डे, मैंने बताया ना, राइट उस पे मेरा आ जाए, एनी रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, एक्रूड मीन्स राइट दैट इज रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज में से क्या होता है, रिकॉग्नाइज दिखाई देने लगे, प्रतीत होने लगे, चीजें पर हमारे सामने आ जाए, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। एज दे आर अर्नेड, आप उसको क्या कर लो, कोई भी रेवेन्यू एंड कॉस्ट में क्या कर लो, अर्न कर लो या इनकर्ड। रेवेन्यू जो होता है वो अर्न कमाया जाता है, कॉस्ट जो होता है वो इनकर्ड होता है। कि अगर कोई भी रेवेन्यू कॉस्ट आर एक्यूर्ड हो जाए, एक्यूर्ड मतलब क्या होता है, एक्यूर्ड या अराइज, अराइज, एक्यूर्ड और अराइज, अराइज में उदय हो जाए या हमको दिखाई देने लगे, केवल फील होने लगेगा, तो हम लोग रिकॉग्नाइज एज दे आर अर्न या एक्यूर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग उसको क्या करेंगे, अपने यहाँ जो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होगा उस ईयर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन द पीरियड टू विच दे आर रिलेटेड, जिस पीरियड से वो रिलेट होगा उसी पीरियड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जिस पीरियड का सपोज करो इस ईयर का अगर मेरा कोई सैलरी सपोज करो जो था लास्ट ईयर, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से होता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक हमारा होता है, करंट ईयर का 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर का हमारा 31 मार्च तक होता है। सपोज करो मेरे मार्च की सैलरी अभी नहीं मिली तो वो मेरी क्या कही जाएगी बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से हम लोग इसी ईयर के करंट ईयर के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में वो मेरी लायबिलिटीज हो जाती है, उसको जब पे ऑफ करेंगे जिस ईयर का जो इनकम मीन्स रेवेन्यू और रेवेन्यू होगा और हमारे क्या होंगे कॉस्ट होंगे, कॉस्ट इनकर्ड हो जाए
इनकर्ड हो जाए और रेवेन्यू क्या हो जाए, अर्नेड हो जाए, अर्नेड हो जाए, तो दोनों को बेसिक दोनों क्या चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, अर्नेड का बात कहा मैंने कि कैश या तो रेवेन्यू मेरे हाथ पे कैश के रूप में मिल जाए या वे मिलने वाला हो, मीन्स कैश इनफ्लो ऑफ कैश। अर्नेड का मतलब क्या होता है, अर्नेड का मतलब क्या होता है, अर्नेड का मतलब होता है बेटा कैश इनफ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस या रिसीवेबल का मतलब कि या तो कैश बिजनेस में रिसीव हो जाए या तो रिसीव होना भी रहे, रिसीव होना, तो उस कंडीशन में लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉस्ट को भी ऐसे ही हम लोग करते हैं, इनकर्ड में दो वर्ड होते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द एंटरप्राइजेस फ्रॉम द कंसर्न या पेएबल एक्सपेंसेस पेएबल, वो दोनों वर्ड किसमें आते हैं, इनकर्ड में आते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बात करते हैं, और जिस अकाउंटिंग ईयर के वो एक्सपेंस रेवेन्यू होंगे उसी ईयर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अनदर ईयर में नहीं। ये मेरे पास मैटर करता नहीं है, रिसीव और नॉट रिसीव, पेड और नॉट पेड, ये मेरे पास कोई मैटर ही नहीं करता। वेन अराइज या एक्रूड देन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखो इट बेस्ड ऑन द एक्रूवल कॉन्सेप्ट सिस्टम। आप लोगों को मैंने लास्ट जो सेकंड वीडियो था मैंने उसमें बताया था, इसके लिए मैंने लिंक नीचे दे रखे हैं, आप लोग नीचे लिंक में भी देख सकते हैं वीडियो को, कि मैंने ये बता रखा था कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट सिस्टम पे ही हम लोग क्या करते हैं कि ये एक्रूवल जो एजम्पशन होता है वो किस पे ऊपर बेस होता है, एक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम पे वो होता है। एक्रूवल का क्या कहता है, एक्रू और अराइज, या हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्रू हो या रिसीव हो, विच इवेंट इज अर्लियर देन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, मीन्स कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोथ आर रिकॉर्डेड। हम लोग क्या करते थे, इसमें रिकॉर्ड करते थे। अब इसी की बात करें, इट इज रिकॉग्नाइज्ड, इससे क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। जो हमारा ये एजम्पशन होता है इससे हम लोग एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम, रेवेन्यू, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। और अगर अदरवाइज को हम लोग नहीं पहचान सकते, अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि कब वो एसेट बना, कब लायबिलिटीज बना, कब मेरा एक्सपेंस हुआ, कब। भाई मेन होता है अमाउंट, और टाइम बेसिस पे हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, किसी चीज को पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पेन हम लोग लिया, उसका सपोज करो कोई हमने प्रॉपर्टी खरीद के लिया, उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, दैट इज एसेट्स। विद इन ए ईयर बनेगा, दैट इज एक्सपेंस। लायबिलिटीज क्या होता है, दो टाइप के, करेंट और हमारे क्या होता है, नॉन करेंट। तो उसके में आपके क्या हो सकते हैं, बेनिफिट मिले, आपको पे ऑफ करना मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में, करेंट। ऐसे ही इनकम होता है, हम लोग उस तरीके से हम लोग इनकम को भी लेके सकते हैं। हाँ, एक्रूवल एजम्पशन ये करता है कंपल्सरी अकाउंटिंग मैंडेटरी द फॉलो दिस, कि आपको अपने अकाउंटिंग, आपको एजम्पशंस में इसको फॉलो करना कंपल्सरी होता है। जैसे आपने गोइंग कंसर्न की बात कहा था, गोइंग कंसर्न के फैक्ट मैटर को आप अपने उसमें डिस्क्लोज करिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाइए, करंट पे दिखाइए, उसको दिखाना आपको है, बट उसके नीचे नोट में लिखना कंपल्सरी नहीं। बट यू आर नॉट फॉलो ऑफ दैट एजम्पशन इन प्रिपेयर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, देन गिवन अ रीजन ऑफ नोटिस अंडर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाओगे उसके अंडर में गिवन रीजन के साथ आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। यू आर नॉट फॉलो वाई, उसके साथ में आपको पूरा क्यों आपने फॉलो नहीं किया उसके बारे में बताना पड़ता है। ये तीनों जो एजम्पशन होते हैं यही बिजनेस के फंडामेंटल बेसिस रूल ऑफ द अकाउंट्स कहे जाते हैं। इसी पे अकाउंटिंग एंट्री जो होती है बेटा वो स्टार्ट होती है, ट्रेवल करती है, इसी से स्टार्टिंग हुआ अकाउंटिंग ऑफ एंट्री। और करना हम लोग आगे के सारे हमारे जो कंसेप्ट होते हैं, विदाउट कंसेप्ट, विदाउट एजम्पशन, विदाउट प्रिंसिपल्स आप अगर स्टडी करोगे अकाउंटिंग आपको समझ में नहीं आएगी। अकाउंटिंग क्या होती है बस कर लोगे, बट वाई आपने एक वर्ड आप बार बार अपने मन से अंदर आत्मा से पूछो कि आप क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है। दैट रिकॉर्डिंग जो आप लोग रिकॉर्डिंग कर, उस रिकॉर्डिंग की बिहाइंड रीजन क्या हुआ, क्यों ऐसा रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करे तो उसके पीछे का रीजन क्या है। हर चीज ऐसे नहीं लिखा है, आपने स्टडी किया, आपने कॉमर्स ऑप्ट किया तो उसके पीछे का रीजन है ना, या आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हो, आप लोगों की अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हो, आप एक अकाउंटेंट का फ्यूचर्स है बेटा, जो बिजनेस को कंट्रोल करने की बात करना चाहते हो, आप उस तरीके की सोचना चाहते हो, आप ये बनना चाहते हो, तो इसलिए
आपके ये जो तीनों एजम्पशन होते हैं इनको कोलेटली हमारे इंडिया की ICAI है उसको बोलती है। आप लोग थोड़ा सा केवल रट लीजिएगा, तीनों एजम्पशन को हम लोग एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं AS1 मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के नाम से जाना जाता है। बस बेटा आज हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड उसके जो भी कितने काइंड से कितने टाइप में हम लोग डिवाइड किए। अब देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस तरीके से आज यहाँ पे हमारी चीजें समाप्त हुई और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हम लोग पार्ट को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूँ बेटा, बाय बाय।